CO बेटा ऑक्सीजन वो वाटर थोड़ी पास कराया है, ठीक है ना, वाटर पास करा दे तो आप से बोलते हैं ये उसकी तो हीट है। हाँ हाँ, तो जब चाइना डिश है तो चाइना डिश में पास तो इसका एटमॉस्फेयर है ना, तो ऑक्सीजन से तो करेगा नहीं, इतना ही है। ये लिखा हुआ है गिव द केमिकल इक्वेशन बतानी थी, द नेम एंड द कलर ऑफ द प्रोडक्ट ईच केस। यहाँ पे ब्लैक आएगा, यहाँ ब्राउन आएगा। चलो इधर आ जाओ, सुन लो भाई, देख लो, अब ध्यान रख लो, ये क्वेश्चन आ सकते हैं सारे। लिस्ट टू इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ क्लोरएल्कली प्रोसेस। वेरी गुड। क्या क्या है इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, कौन कौन से हैं बेटा? ये पहला वाला पार्ट कर रहा हूं मैं। NaOH है क्लोरएल्कली प्रोडक्ट के, Cl2 है और H2 है। राइट वन इंपॉर्टेंट यूज ऑफ ईच। इन तीनों के दो दो यूजेस आप याद करके जाएं। यूज यूज यूज। हाउ इज वॉशिंग सोडा प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सोडियम कार्बोनेट? क्या कर दें, 10H2O से ऐड कर दें उसमें, ठीक है, तो डेकाहाइड्रेट बन जाएगा। गिव इज केमिकल इक्वेशन, लिख दोगे Na2CO3 प्लस 10H2O से Na2CO3 डॉट 10H2O लिख दूं क्या? स्टेट द टाइप ऑफ दिस सॉल्ट, कौन से टाइप का सॉल्ट है? नेम द टाइप ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर विच कैन बी रिमूव बाई इट। कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों टाइप की, यानी परमानेंट और टेम्परेरी दोनों टाइप की हार्डनेस को ही रिमूव कर देता है, ठीक है, यानी Na2CO3। अच्छा, Na2CO3 का एक नाम है, कॉमन नेम, प्यार से बोलते हैं उसे। वेरी गुड, सोडा ऐश। ठीक है, मार्गराइन का मतलब क्या? किसका? मार्गराइन जो मार्गलाइन यूज होता है ना हाइड्रोजन का, NCERT में क्या चीज? मार्गराइन का यूज होता है। ठीक है, बताता हूँ। इधर देखो, 3 ml of ethanol is taken into test tube and warmed gently in a water bath. A 5% solution of alkaline potassium. ठीक है, ओके। पोटेशियम परमैंगनेट एडेड टू फर्स्ट ड्रॉप बाय ड्रॉप टू द सॉल्यूशन एक्सिस। आपसे पूछा गया है हाउ, पहला पार्ट इसका क्या है, हाउ 5% सॉल्यूशन ऑफ, कैसे मिलाओगे इसे? 5% सॉल्यूशन का मतलब ये है 5 ग्राम ऑफ KMnO4 प्रेजेंट इन, ये डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर, 100 ml ऑफ वाटर। इस सॉल्यूशन को आप 5% बोलोगे वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम बोलोगे, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है स्टेट द रोल ऑफ एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट इन द रिएक्शन। एथेनॉल को एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट किया है इसने, तो क्या रोल है इसका? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या आप इसकी केमिकल इक्वेशन लिख पाओगे? हाँ, पीछे भी लिखवा दी हमने। एथेनॉल पे ए डालोगे, एथेनोइक एसिड बन जाएगा, चुपचाप, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ भाई, MnO2 HCl MnCl2 H2 और Cl2। आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन रिडक्शन। बोलो भाई, ये क्या हुआ है आपका? तो इसने किसको क्या किया होगा? ऑक्सीडाइज। तो ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये आपका क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज हुआ है। ये ऑक्सीडाइज हुआ है तो इसने सामने वाले को क्या करा होगा? रिड्यूस। एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। क्यों 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 क्यों? सही बात है। राइट सिल्वर क्लोराइड ये तो हो गया आपका, ठीक है ना भाई। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप की पढ़ी है आपने? थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन की रिएक्शन का नाम कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ध्यान रखना, जिसमें कैथोड पर कौन पहुंचता है आपका? हाइड्रोजन गैस। एनोड पे कौन पहुंचती है आपकी? ऑक्सीजन गैस। बस 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 यही है। व्हाट डज पीएच स्केल मेजर? क्या मेजर करता है? बोलो पीएच स्केल। प्रेजेंस ऑफ H+ आयन या प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन इन सॉल्यूशन। जितने ज्यादा H+ या हाइड्रोनियम आयन होंगे किसी भी सॉल्यूशन में, उसका पीएच उतना ज्यादा कम होगा, ठीक है। और जितने कम होंगे उतना ज्यादा होगा। OH- आयन ज्यादा होंगे तो फिर आपका क्या ज्यादा होगा? पीएच ज्यादा होगा, ठीक है। तो 0 से 14 तक पीएच स्केल होता है, जिसमें 7 से और 0 तक क्या चलेगा आपका? एसिडिक चलेगा। और 7 से आगे क्या चलेगा आपका? बेसिक। और 7 पर क्या चलेगा आपका? कितने टेम्परेचर पर? 25 डिग्री सेल्सियस।
ये पीएच स्केल 25 डिग्री सेल्सियस पर है, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे पीएच चेंज हो जाएगा, खैर वो आपके में नहीं आएगा। स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द पीएच, बता दिया मैंने आपको। इलेक्ट्रोलाइज ऑफ ब्रोन क्लोराइड प्रोसेस बताइए, ठीक है, ये हो चुका है आपका क्वेश्चन। फ्यू क्रिस्टलिन हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट आर हीटेड इन ड्राई टेस्ट ट्यूब, ये बता चुका हूं मैं नहीं अभी, ये क्वेश्चन भी हो गया बेटा। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को हीट नहीं कराया था अभी पीछे, ठीक है, वही है। नेम टू मेटल विच आर ऑब्टेन फ्रॉम देयर और बाय सिंपल हीटिंग, कौन कौन से है, बोलो बोलो बोलो। गोल्ड सिल्वर, बताएं भैया, ये आपका बेटा होमवर्क क्वेश्चन है बिल्कुल, ये तो चोमू चीजें हैं सारी। डिफरेंशिएट बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। थर्माइट रिएक्शन अभी हो चुकी है ये। किसी को ऐसा है कि सर मुझे पता ही नहीं है क्या, कोई ऐसा है ये? इन तीनों पार्ट में कोई ऐसा पार्ट आपको समझ में आ रहा है सर ये तो मैंने सुना ही नहीं, कभी समझा ही नहीं? आते हैं ना, पढ़े हैं, तो उसमें कोई बात नहीं है, जाके कर लेंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, हाँ भैया भी आता है ना, क्लियर है। थर्माइट रिएक्शन अभी करा रखी है, हो चुके हैं। अब बार बार करा के क्यों आपका टाइम वेस्ट करूं, आप घर जाके इनको खुद से करना तो आपको और पक्के हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन बना दूं क्या? लो भाई, 1 2 3 4 मैंने आपको नोट्स में बहुत सारे बनवा रखे हैं भाई, सबकी प्रैक्टिस करके जाएंगे। ये देखो, ये देखो, और थोड़ा तमीज से बनाकर आना, आप लोगों की कॉपी में बहुत गंदे गंदे स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं, मैं तो काट देता हूं भाई, गंदे बनाओगे, मैंने तो काट दिए सबके 0 0 नंबर कर दिए। ये आ गया आपका फंगल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है इसमें, जल्दी बताओ। C2H6O में, ठीक है। अब सिंगल O है तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होगा, बचे कौन कौन से, ये तो एसीटोन हो सकता है, बाकी 3 में सिंगल O ही है। अच्छा, तो C2H6 है ना, तो क्या ये है CHO, CH3 दो वाला तो ये बन सकता है, तो 3 और 1 4, नहीं ये नहीं है, ठीक है। तो मुझे तो अल्कोहल ही समझ में आ रहा भैया, बोलो गिन लो, ये अल्कोहलिक है इसमें। C2H4O, इसमें कितने हैं? अब देखो 2 कार्बन में आपका कीटो ग्रुप नहीं आ सकता, कीटो ग्रुप आने के लिए कम से कम कितने कार्बन जरूरी हैं? 3, कम से कम 3 कार्बन जरूरी है, तो कीटो ग्रुप नहीं होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं होगा, बचा कौन सा? एल्डिहाइड। तो भाई अब ये तो आपका आ रहा है CH3CHO, तो ये वाला आपका एल्डिहाइड हो गया, ये वाला आपका अल्कोहल हो गया, ठीक। ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज बर्न फॉर वेल्डिंग, हाँ बिल्कुल सही बात है। व्हाई डू यू थिंक ए मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज्ड फॉर वेल्डिंग? ये कह रहा है ऑक्सीजन और इथाइन हम यूज करते हैं वेल्डिंग के लिए, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ऑक्सी एसिटिलीन बोलते हैं उसे। अच्छा, इसमें क्या होता है, बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से आप है ना वेल्डिंग कर पाते हो। लेकिन अगर आपने एयर और इथाइन का मिक्सचर ले लिया, सर एयर में भी तो ऑक्सीजन होती है, एयर में ऑक्सीजन की कम होती है, तो इनकम्प्लीट कंबशन होने लगता है, तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होती, इस वजह से आप वेल्डिंग नहीं कर पाते। वेल्डिंग करने के लिए आपको हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन चाहिए होती है, बहुत ज्यादा हीट चाहिए होती है, ठीक है। तो इस पर अच्छा खासा आप नोट लिख सकते हो, 2 या 3 नंबर में आएगा भाई, देख लेना, ठीक है। आपकी बुक में नोट्स में समझा लिखवा रखा है। Carry out the following conversion giving complete condition for the reaction to take place in each case। एथेनोइक एसिड को एथेनॉल में कन्वर्ट कर सकते, नहीं एथेनॉल को एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो। एथेनॉल पे क्या डाल दूं मैं जो एथेनोइक एसिड बन जाए? एल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट। इथेन मतलब इथीन को इथेन में कन्वर्ट करना है, तो डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, H2 ऐड कर दो, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाँ भाई फराज, समझ में आ रही बात नहीं? एस्टर फ्रॉम एथेनोइक एसिड एंड एथेनॉल, बोलो बना सकते हो? ये तो अभी कराई रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन, फ्रूटी स्मेल आती है, और अगर इस पर एस्टर पर NaOH डाल दो तो कौन सी रिएक्शन बनती है? सपोनिफिकेशन बनता है बेटा। आल्सो स्टेट द नेम गिवन, सबके नेम गिवन कर दिए। डिटर्जेंट आर प्रेफर्ड ओवर सोप, क्यों 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 क्यों? वेरी गुड, क्या बात है भाई। ऑन एडिंग अ फ्यू ड्रॉप ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर इन 3 कलर XYZ, ठीक है, सेपरेटली 3 टेस्ट ट्यूब में। ए टेस्ट ट्यूब ऑब्जर्व चेंज इन कलर, X रेड हो चुका है तो कौन सा होगा? एसिड होगा। Y क्या हो चुका है? X ग्रीन है, सॉरी X ग्रीन है तो कौन सा है? न्यूट्रल। रेड एसिडिक और ब्लू बेस। तो अरेंज करना है ना बेस का, तो सबसे ज्यादा होगा आपका Z का pH।
अच्छा इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है भैया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है ना, तो पहले सबसे कम लिखूं ना, तो पहले कौन आएगा सबसे पहले, वाई वाई वाई, वाई के बाद एक्स, फिर इस तरीके से आएगा। विच वन ऑफ थ्री एक्स वाई जेड विल चेंज द कलर ऑफ फिनोल्फथैलीन, कौन चेंज कर देगा? अभी आपका बेटा उम्र गए, पहले बता चुके हैं। स्टेट द ऑब्जर्वेशन इंटरफेरेंस मेड स्टूडेंट व्हेन ही ब्रिंग ए वेट लिटमस पेपर, ये हो चुका यार क्वेश्चन, पेपर कांटेक्ट विद गैस लिबरेटेड ड्यूरिंग द थर्मल, ये हो चुका, ठीक है। अभी मैंने कराया इसको, इस क्वेश्चन को, फेरस को डिकम्पोजिशन करा चुका हूं, 2 एसिडिक सल्फेट बन जाते हैं। पेल ग्रीन सॉल्यूशन फेरस सल्फेट वर टेकन, अच्छा ये मैंने अभी एक्टिविटी दिखाई थी आपको एनसीईआरटी में, ब्रेक हुआ था ना, इनको दिखाई थी, टेस्ट ट्यूब दिखाई थी ना 3, मेरे पेपर में हाँ क्वेश्चन आया था ये, ठीक है। तो कोई लोड है इसमें क्वेश्चन में, ठीक है। 3 इन्होंने क्या करा है, मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको पहले, कि इन्होंने 3 टेस्ट ट्यूब नहीं 4 टेस्ट ट्यूब लिए हैं, 1 2 3 4, और चारों के अंदर क्या फिल कर दिया आपका, फेरस सल्फेट फिल कर दिया है, चारों के अंदर फेरस सल्फेट है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं कॉपर जिंक और एल्यूमिनियम को उठा के सेकंड थर्ड और फोर्थ में डाल दिया, यानी पहली वाली में कुछ नहीं डाला है, ठीक है। तो अब कहते हैं इन विच केस द कलर ऑफ फेरस सल्फेट सॉल्यूशन विल मैच द कलर ऑफ टेस्ट ट्यूब फर्स्ट, टेस्ट ट्यूब फर्स्ट से कौन से का मैच कर जाएगा, ठीक है। तो जिससे Fe की रिएक्शन नहीं हो पाएगी, यानी कॉपर वाला, कॉपर नहीं कर पाएगा, कॉपर Fe को डिस्प्लेस नहीं करता है, ठीक है। रिएक्टिविटी तो सबको आती होगी ना, कनाका मगल जनफी सनपब, फिर हाइड्रोजन के बाद चाप, इतनी बात सबको पता है। तो कलर ऑफ फेरस सल्फेट सॉल्यूशन विल मैच द कलर ऑफ टेस्ट ट्यूब, तो कौन सी वाली करेगी, कॉपर डाला है ना, सेकंड वाली में कॉपर डाला तो सेकंड वाली कर जाएगी। Zn और एल्यूमिनियम तो आयरन को डिस्प्लेस कर देंगे ना, हाँ। अब कहता है कलर ऑफ फेरस सल्फेट सॉल्यूशन विल फेड एंड ब्लैक मास डिपॉजिट, इन दोनों में, तो मैं रिएक्शन लिख देता हूं, जिंक की यानी FeSO4, जिंक की रिएक्शन क्या होगी जल्दी बताओ फटाफट, ZnSO4 प्लस आयरन, आयरन ही ब्लैक मास है, आयरन ही आपका बेटा कैसा मास है, ब्लैक मास, और ये कैसा कलर है आपका, व्हाइट। दूसरा में FeSO4 प्लस Al, बताओ क्या बनेगी, Al2SO4 का रिएक्शन बैलेंस खुद करेंगे खुद करेंगे खुद करेंगे, और Fe, चलो ठीक है। तो 2 में ब्लैक मास मिला है, कौन कौन सी में, थर्ड में और फोर्थ में ब्लैक मास मिलेगा। तो ब्लैक मास कौन है बेटा, आयरन, आयरन वाला आपका ब्लैक मास है, ब्लैक मास। व्हाइट होता है जनरली, कहीं एनसीईआरटी में कलरलेस लिखा है क्या, कहाँ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, बस तुझे तो देखता है, पता नहीं कहाँ देखता है चीजों को, उसका कहता हाँ ये तो ऐसा था ये वैसा था, व्हाइट होता है व्हाइट। देखो इधर देखो, एक्सपेरिमेंटल सेटअप, नेम द मटेरियल X filled in the small test tube and material Y placed in the bottom of the conical flask, देखा है कहीं, कहां पर, कौन से चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में केमिस्ट्री के। ये क्या है आपके, जर्मिनेटिंग सीड, जर्मिनेटिंग सीड, ठीक है। और इसमें आपका कोई बेस होगा शायद, KOH लगा लो आप, ठीक है, NaOH KOH लगा लो, प्लेस एट द बॉटम ऑफ द, ठीक है। तो ये आ गया आपका, तो X और Y आपको बता देने, तो X आपके मतलब X आपका KOH हो गया और Y आपका जर्मिनेटिंग सीड हो गया। Why is there is rise in water level in the delivery tube, यहाँ पर वाटर लेवल राइज होता जा रहा है, क्यों 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 क्यों, क्योंकि यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है वो एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, KOH, जिसकी वजह से यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो रहा है और ये वाटर लेवल ऊपर चढ़ता चला जा रहा है। लिख देना है, कभी वहां पे बताइए हो किसी को, वहां पे कोई ना सुनेगा तुम्हारी। What happen when 5% of alkaline potassium permanganate solution has drop by drop, warm प्रोपाइल अल्कोहल से क्या बन जाएगा, अभी करा चुका हूं यार, बहुत बार हो चुका है। तो प्रोपाइल अल्कोहल से क्या बन जाएगा, CH3 CH2 COOH। ये रिएक्शन मैंने अभी एक बार फिर से देख लो, फिर से सुन लो जिसको नहीं आती, ठीक है ना, आज लास्ट बार सुन लो भाई ये बात। जो आखिरी वाला CH2OH होता है, जो आखिरी वाला CH2OH होता है, उसको पकड़ के COH में कन्वर्ट कर दो, इतनी सी बात है बस, कितनी लंबी पीछे चेन हो जाए।
आखिरी वाले CH2H को पकड़ोगे या तो इसमें एसिडिफाइड K2Cr2O7 होगा या फिर कौन क्या होगा KMnO4 एल्केलाइन। ठीक, डिफरेंट टाइप्स AgNO3 डबल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू बैलेंस केमिकल। बेरियम क्लोराइड, ये तो पता ही है ना, बेरियम क्लोराइड की कैसे रिएक्शन करोगे? BaCl2 एल्युमिनियम सल्फेट क्या होता है बेटे? Al2SO4 का होल थ्राइस, यहां से आपका BaSO4 प्लस AlCl3 रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। आपसे कहता है ये बेरियम सल्फेट आपका व्हाइट पीपीटी है, इनसॉल्युबल मास है। ठीक है, इनसॉल्युबल। व्हेन पोटेशियम आयोडाइड, ये भी क्वेश्चन आ चुका भाई। सॉल्यूशन एज टू पोटेशियम लेड नाइट्रेट हो चुका बेटे, आप दोबारा से होमवर्क में करेंगे, करा दिया क्वेश्चन ये। ए व्हाइट पाउडर यूज बाय डॉक्टर, कौन है? कौन सा पाउडर? POP। सारी बातें हो चुकी हैं, सारी बातें POP की लिख देना। डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिडिफिकेशन और सपोनिफिकेशन कई बार हो चुका है डिस्कस, कोई जरूरत नहीं है अब करने की, घर जाके करेंगे अब। लेबल डायग्राम, हाँ ये इंपॉर्टेंट है बेटा प्लीज, इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, ये जितने भी डायग्राम वाले क्वेश्चन में लेके आए हूं NCERT के हैं, सारी एक्टिविटी के हैं, इनको जाके तमीज से कर लेना। ठीक है, हाँ जी। बाप कितनी बार बताऊं सर ये डायग्राम वाला क्वेश्चन है। इसमें आपका एथन, इसमें आपका एसिड और एल्कोहल लेते हैं, इसको सपोनिफिकेशन क्या है आपका? एस्टर और क्या, कितनी बार बता चुका, फिर वही। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट? मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत वाली बात, क्लीनिंग एक्शन आपको बताना है, मिसल्स फॉर्मेशन, स्कम, कौन स्कम बनाता है? डिटर्जेंट की सोप डिटर्जेंट नहीं, वो स्कम नहीं बनाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये सारी बात आपको देखो आनी चाहिए। अब मैं अगर इनको एक्सप्लेन करने बैठ जाऊं भाई, आपका 15-20 मिनट निकलेंगे। आपको एक पूरे साल ये चीजें पढ़ाई हैं, सबने पढ़ाई हैं, ये कोई ऐसा जिसने नहीं पढ़ाई। ठीक है, आपको बस जाके इनको मैं इसलिए लेकर आया हूं कि आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ में आ जाए कि क्या लैंग्वेज यूज होती है क्वेश्चन पूछने में। कभी कभी आपसे क्वेश्चन आता है, लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, जैसे कल भी कुछ क्वेश्चन थे ऐसे, क्योंकि लैंग्वेज नहीं पकड़ पा रहा था, तो इस वजह से मैं इतने क्वेश्चन लेकर आया हूं ये। ठीक है, आज भी क्वेश्चन जो है ना वो लगभग 120 से प्लस क्वेश्चन है। ए स्टूडेंट मिक्सेस सोडियम सल्फेट पाउडर इन बेरियम क्लोराइड, अभी क्वेश्चन पढ़ा है यार ये। ठीक है, देखो सब रिवाइज होने लगा। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ठीक है, कर चुके हैं भाई ये भी हम। अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एक्टिविटी सीरीज, कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम एंड आयरन। ठीक है, लिस्ट टू ऑब्जर्वेशन वुड यू रिकॉर्ड इन योर नोटबुक 30 मिनट आफ्टर एडिंग आयरन फिलिंग टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अच्छा भाई, आयरन फिलिंग को अगर आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो रिएक्टिविटी तो लिख दोगे इनकी आप, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? फिर कॉपर, ये तो लिख दिया। उसके बाद ये कह रहा है कि आयरन कॉपर सल्फेट में आयरन फिलिंग डाल रहा है वहां, तो 30 मिनट के बाद क्या क्या आपको ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेंगी वो बताना है। हाँ फिर ठीक है, तो ब्राउन कलर आ जाएगा आपका, एक तो यही हो गई। दूसरा कलर चेंज हो जाएगा कॉपर सल्फेट का। ठीक है, एक तो ब्राउन कलर आ जाएगा किस पे? आयरन सल्फेट पर ब्राउन कलर आ जाएगा, किसका? कॉपर का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये दो ऑब्जर्वेशन लिख देने हैं। ए सॉल्यूशन एक्स गिव ऑरेंज कलर व्हेन ड्रॉप ऑफ इट फॉल ऑन पीएच पेपर। एसिडिक होगा, हाँ। While another solution gives bluish color, बेस होगा। What is the nature of both the solution? बता दिया। Determine the pH of the solution, हाँ अगर ऑरेंज है तो लगभग 4 के आसपास होगा, और आपका ब्लूइश आ रहा है तो लगभग 9 या 10 के आसपास होगा। ठीक है ना, 9 लिख देना, 9 में काम चल जाएगा। ठीक है, लो जी लो, सारे क्वेश्चन हो गए। किस पर? लिटमस का ना, काय पे, किस चीज के लिए? लिटमस पर, पीएच स्केल पर क्या कलर होगा? ज्यादा ब्लू पहुंचेगा शायद, हाँ डार्क ब्लू पहुंचेगा, जैसे वो ऑरेंज से पहुंचते पहुंचते। ठीक है, देखो एनसीईआरटी में देखो एक बार, डार्क है ना, हाँ डार्क ब्लू पहुंचेगा। अच्छा येलो कलर कहां पर आएगा? येलो कलर एसिडिक पर ब्लू, वो येलो कलर एसिडिक से स्टार्ट हो जाएगा, क्या लगभग 6 के आसपास होगा। तो आपको ये भी मेंशन हो गया कि आपको ये भी चीज देख के जानी है।
समझ में आ गया? रुक जाओ, नहीं कल कल नहीं आना। अब बस मुझे 4-5 क्वेश्चन और कराने हैं आपको आपके। मुझे ये बताओ इनमें से कितने क्वेश्चन आप एग्जाम में आ जाते, कितने परसेंट क्वेश्चन एग्जैक्ट कर पाते आप? ये जो आ जाए हैं 85% कर पाते। अब इनमें से कितने परसेंट, अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आता है या इन जैसा कोई क्वेश्चन आता है, अब कितने परसेंट कर पाओगे? बस बेकार हो गई बात। अरे अब नहीं कह रहा, मतलब वहां पर अगर आ गए तो तैयार हो गए तो जाओगे ना। बस इतना कर लेना आप लोग, इन क्वेश्चनों को घोल के पी जाना। मैं गारंटी दे रहा हूं आपका पेपर में कहोगे अच्छा ये तो वही था, कल ही डिस्कस किया था, ये तो परसों आया था। ठीक है, तो ये पेपर आउट हो गया आपको। अब पेपर आउट हो गया आपको। अब इतने क्वेश्चन कर जाओ। अच्छा कुछ बचा है, किसी को लग रहा है कुछ बचा है कोई क्वेश्चन? मेरे ख्याल से 2-4 चीजें एक्स्ट्रा ही आपको पता लग गई हैं। क्या डाउट है? देखो इसका क्वेश्चन ये था कि एक आपकी बिल्डिंग है, दूर बिल्डिंग है, डिस्टेंट बिल्डिंग है, डिस्टेंट मतलब दूर है वो बिल्डिंग, ठीक है ना। तो कुछ स्टूडेंट है उनके पास कॉनकेव मिरर है, तो उससे वो बिल्डिंग को फोकस कर रहे हैं। स्क्रीन रखा हुआ है बीच में, तो पूछा है कि फोकल लेंथ ऑफ मिरर क्या होगी। तो कैसे पहचानोगे कि फोकल लेंथ ऑफ मिरर क्या होगी? जहां पर आपकी इमेज बन जाएगी मिरर से लेके वहां तक की आप डिस्टेंस ले लोगे, क्योंकि दूर बिल्डिंग है तो वहां से पैरेलल रेज आ रही होंगी, और पैरेलल रेज मिरर से टकराने के बाद कहां पर इमेज बनाती है बेटा? फोकस पर बनाती है। और जहां इमेज होती है वहीं स्क्रीन होता है। कहीं लिखा ना यहाँ पे स्क्रीन रखा हुआ है 4 मीटर दूर पर मान लो, या कुछ डिस्टेंस यदि यहाँ पे स्क्रीन है, तो जहां स्क्रीन होता है वहीं पर इमेज बनती है। अरे बात समझ में? ठीक है, तो ये आपकी चीजें हैं। तो कम मार्जिन उस समय भाई नहीं, बस 5-7 मिनट की। जो मैंने होमवर्क क्वेश्चन आपके लिखे हैं प्लीज जरूर जाके कर लेना। अब आपको बस घर जाके क्या करना है, इन क्वेश्चनों को अच्छे से लिखना सीख लेना है। आपके 100 नंबर पक्के। देखो मुझे इसमें 1-2 ही कराने हैं, बाकी तो मैं आपके लिए छोड़ कर जा रहा हूँ सारी चीजें स्ट्रिक्टली। द फॉर्मूला कनेक्टिंग यू वी एंड एफ फॉर ए स्फेरिकल मिरर इज वैलिड ओनली फॉर मिरर हुज साइज वेरी स्मॉल कंपेयर टू देयर रेडियस ऑफ कर्वेचर। हाँ ये बात तो ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर प्लेन सरफेसेस। क्या बात सही है? नहीं, सही नहीं है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। ठीक है। ए पर्सन कैन नॉट सी हिज इमेज इन अ कॉनकेव मिरर इफ ही इज स्टैंडिंग बियॉन्ड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द मिरर। ये आप खुद करेंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। लैंग्वेज आसान है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। लाइट डज नॉट ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन इन ऑल द मीडिया। सही बात है। द स्पीड ऑफ द लाइट डज नॉट चेंज, नहीं चेंज हो जाती है, पहला सही है। डज नॉट ट्रेवल नहीं, सेम डायरेक्शन, हाँ सही बात है। तो ए डेंटिस्ट यूज है कॉनकेव मिरर, ये कर सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट, सही बात है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ द टू सिमिलर क्वांटिटीज, सही बात है। ये देखो इधर बातें नहीं करो। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, देखता हूं कितने लोग इसका आंसर देंगे। करो तुम बातें, अब बताओ इसका आंसर। इट इज नॉट पॉसिबल टू सी अ वर्चुअल इमेज बाय आई। फॉल्स की ट्रू? इट इज नॉट पॉसिबल टू सी अ वर्चुअल इमेज बाय आई। क्या आप अपनी आंखों से वर्चुअल इमेज देख सकते हो? हाँ देख सकते हैं भैया।
द रे दैट सीम टू इमेनेट फ्रॉम अ वर्चुअल इमेज डू नॉट इन फैक्ट इमेनेट फ्रॉम द इमेज। ट्रू कि फॉल्स? क्या बोलना चाह रहा है? ए फॉल्स है, आर ट्रू है। आर कहना क्या चाह रहा है? ऑप्शन में जो है ना उसमें आर ट्रू आर ए फॉल्स आर फॉल्स नहीं होता। अच्छा ऐसे बता रहा हो क्या? बहुत ही बुरे हो भाई। क्या बता रहा है बताओ? आप बताओ अकेले नहीं। उनको ऑप्शन देख के कर रही हो तो फिर बताओ ये क्या कह रहा है? किस किस को सेकंड वाला पॉइंट समझ में आ गया? आ गया तो बताओ, जय तुम्हें बताओ। हाँ बताओ। वर्चुअल इमेज से लाइट निकलती है, वो असली में उससे निकल नहीं रही होती। और कहाँ से आ रही होती है? वो सर मतलब उससे निकल रियल इमेज में निकलती है, इमेज से वर्चुअल में नहीं निकलती। सही कह रहा हूँ। ठीक है फिर वो सही बात है। गुड 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 गुड। ठीक है बस थोड़ी सी लैंग्वेज का खेल था भाई इसमें। ठीक है देखो ऐसे है, ये आपकी वर्चुअल इमेज बन रही है। मैं प्लेन मिरर का एग्जांपल लेके बता रहा हूं आपको। क्या ये वाली जो रे है वो यहां से आ रही है? क्या ये वाली जो रे है, जो ये वाली रे है वो क्या यहां से आ रही है? ना, यहां से नहीं आ रही है। ठीक है वो यहीं से इसी को रिफ्लेक्ट करके आ रही है, लेकिन हमारी आईज को ऐसा लगता है कि यहां से आ रही है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो ये बात कह रहा है द रे दैट सेम टू इमेनेट फ्रॉम ए वर्चुअल इमेज। इमेनेट्स मतलब क्या होता है? निकलना। ठीक है ना, फ्रॉम ए वर्चुअल इमेज डू नॉट इन फैक्ट इमेनेट। हाँ सही बात है, इमेज से नहीं निकलती। तो ये बात आपका ये गलत है और ये सही है। ओहो भाई ब्लर क्वेश्चन है थोड़ा, ऑप्शन ब्लर है, क्वेश्चन ब्लर नहीं है। ठीक है देख लेना भाई विजिबल हो या विजिबल ना हो। कॉन्वेक्स लेंस, इसकी फोकल लेंथ एफ है, प्रोड्यूस अ रियल इमेज x टाइम द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। x टाइम द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये मैंने इस टाइप का कल क्वेश्चन कराया आपको, 1/n टाइम वाला। याद आ रहा है? प्लीज खुद से करेंगे, होमवर्क क्वेश्चन है जी। आंसर इसका मैं बता दूं, x+1/x शायद फर्स्ट आएगा, शायद। मुझे भाई ये सारी चीजें हो गई हैं। आपका काम इतना है, आज और कल होश मत लेना, इन क्वेश्चनों को तमीज से कर लेना जाकर। ठीक है और अगर आपने एनसीईआरटी नहीं करी है, एनसीईआरटी मस्ट करके जाएंगे। इसमें वैसे सारे क्वेश्चनों में एनसीईआरटी काफी हद तक कवर है। एनसीईआरटी आपने पूरे साल करी है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, तमीज से वो आपको करनी चाहिए। और अगर आपके पास लग रहा है कि टाइम कम है तो खाली वो क्वेश्चन जरूर कर लो जो आपके प्रैक्टिस के टाइम या पूरे साल आपके डाउट आए हैं, उन क्वेश्चनों को जरूर प्रैक्टिस करके जाना। एक बात ये मेरे क्वेश्चन कर लेना, 2 बात और अगर आपने मेरी बुक करी है, ठीक है, तो उसको एक बार ओवरव्यू ले लेना उसका, जो मेरी बुक करी है। ठीक है अगर ये आप 3 चीजें करके जाते हो तो 125% पेपर आपके पास है। अगर आप ये और एनसीईआरटी करके लेके जाते हो तो 100% पेपर है। ठीक है हाँ 100 से ऊपर भी होता है। ओके जाके विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। इसकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट क्यों होती है? आप इस फॉर्मूले से अभी फिलहाल इसका आंसर दे सकता हूं मैं कि ये r/2 होता है। नहीं सॉरी, r = कितना होता है बेटा? 2f होता है नहीं। अब इसकी रेडियस कितनी होगी? इसलिए f = r/2। अब इसकी जब रेडियस ही आपकी इनफाइनाइट है, देखते रहो एक मिनट, सुनो, जब इसकी रेडियस इनफाइनाइट है तो r इनफाइनाइट, तो इस वजह से। ठीक है तो मेरे ख्याल से हमारी साइंस की 10 क्लास की आज आखिरी क्लास है। ठीक है पूरे साल जर्नी कैसी रही? बढ़िया। अब जाके यार आप रिजल्ट अच्छा दे दो बस। ठीक है तो 10th की साइंस की आखिरी क्लास है, बात थोड़ी गहरी है। फेयरवेल पार्टी आपको रिजल्ट वाले दिन मिलेगी। ठीक है तो जो रिजल्ट अच्छा लेके आओ, फेयरवेल पार्टी जब भी तो मिलेगी। वैसे भी साइंस की आखिरी क्लास है सबकी ऑलमोस्ट। ठीक है ओके।